हेलो क्लास, स्वागत है आपका अपनी क्लास बैंकिंग ड्रीम्स में। मैं रमन कपूर आपके ले आया हूं जीके जीएस की एक और बेहतरीन क्लास। पहले की क्लासेस के बाद हम आज भी आज अपनी क्लास को और भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। इसमें मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर में आए हुए बहुत ही अच्छे और उम्दा तरीके के क्वेश्चंस। चलो देखते हैं। क्लास से पहले कि मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेके आया हूँ, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी क्लास के बाद पढ़ाया गया जो भी हमारा मटेरियल होता है वो टेलीग्राम में आ जाता है। टेलीग्राम में हम उसको बिल्कुल फ्री पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप उसको बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। बैंकिंग ड्रीम्स का अपना इंस्टाग्राम फॉलो, बैंकिंग ड्रीम्स का अपना पेज है जिसको आप जाके फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए एक और बढ़िया जानकारी लेके आया हूं। बैंकिंग ड्रीम्स का अपना खुद का एक ऐप आ गया है जिसमें आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे और वो मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री होंगे। उसको लॉग इन करना, उसको डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ उसमें आप जब आप उसको डाउनलोड करते हैं और अपने मॉक टेस्ट देते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलती है। ठीक है, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसको आज ही डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करके देखिए। साथ ही साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? निम्नलिखित में से किसे, इनमें से कौन है जो संसदीय कार्यवाही में भाग लेता है? संसदीय कार्यवाही क्या होती है? जो दोनों सदनों में चलती है। तो इनमें से कौन है जो संसदीय कार्यवाही में भाग लेते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण किया जाता है और इनके लिए जो योग्यता होती है वो बिल्कुल वही होती है जो कि मुख्य न्यायाधीश की होती है। तो भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76 के पहले भाग के अनुसार इनको राष्ट्रपति के भारत के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्त होने वाले व्यक्ति की योग्यता के बराबर के होते हैं। साथ ही साथ महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक और संयुक्त समिति में कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है। इनका कोई निर्वाचन नहीं होता, इनका निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति ने इनको बोल दिया कि आप आज से महान्यायवादी हैं, आपके पास ये आपकी क्वालिटी होनी चाहिए आपका ये पद धारण करने से पहले। तो ये अपनी सारी जब इनको महान्यायवादी बना दिया जाता है उसके बाद ये अपने संसद के दोनों सदनों में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी पावर का पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं, जैसे कि आप इस क्लास को एंजॉय करते हैं। इनके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, उन मुक्तियों को आनंद लेते हैं और एक सदस्यता के लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारत के महान्यायवादी, जो कि संसद के दोनों सदनों में पार्टिसिपेट करते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला की साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला की साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं। साक्षरता क्या होता है? साक्षरता मतलब कि जो भी व्यक्ति है, जैसे महिलाओं के बारे में बात करी तो महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं। पुरुष के बारे में साक्षरता की बात करी तो वो कितने पढ़े लिखे। तो भारत में कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन बात करता है कि किस राज्य में, हमारे भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं? भारत का केरल राज्य ऐसा है जहां पर साक्षरता दर 99% है। जब 99% लोग पढ़े लिखे होंगे तो उन लोगों के अंदर ही पुरुष और महिलाओं की भागीदारी बराबर की होगी या फिर थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि इसका आंसर केरल राज्य होगा। तो आइए देख लेते हैं कि इससे डाटा क्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 96.2% की दर के साथ केरल राज्य महिलाओं की साक्षरता दर के साथ भारत में सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। 83.8% के साथ हिमाचल भारत की साक्षरता के साथ मतलब भारत में दूसरे स्थान पर है। ये स्थान हिमाचल प्रदेश ने मतलब अभी के कुछ ईयर्स में प्राप्त किया है। पहले ऐसी स्थिति हिमाचल की नहीं थी। अब बात करी जाए कि सबसे बेकार इसमें कौन रहेगा जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर सबसे निम्न है, तो वो राज्य रहेगा बिहार और यूपी। बिहार के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु में महिला की साक्षरता दर लगभग 80.3% है और इसके साथ में
तमिलनाडु जो है तीसरे स्थान पर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को संवैधानिक कमेटी ने कब एक्सेप्ट किया, कब यानी कि कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हम जो है संवैधानिक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको बोलते हैं संवैधानिक दिवस। छब्बीस नवंबर 1949 को भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा अपनाया गया था। इसमें देखते हैं इसी में जुड़े हुए क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना चाहिए। भारत एक संसदीय संरचना द्वारा शासित है और एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। मतलब समाजवादी है, यहाँ पर लोगों के बारे में सोचा जाता है। धर्मनिरपेक्ष, भारत का कोई भी धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों की समान रूप से ध्यान रखता है। और लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब है कि लोगों की, यहाँ पे लोकतांत्रिक है, लोगों का राज है, गणराज्य। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि भारत का संविधान लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के फॉर्म में मनाते हैं। उसी दिन भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हमारे जो है इंडिया गेट पर झंडा को फहराते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? पहली, देखो दोस्त, देखो मेरे फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं। अगर कोई क्वेश्चन में पहली आ जाए, दूसरी आ जाए, पहली के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। पहली महिला विदेश मंत्री, पहला प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, इस तरीके का एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो अभी हमारे में पूछा गया है कि भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी, इनमें से बताना। श्रीमती जयललिता जी के बारे में बात करेंगे, या सोनिया गांधी जी के बारे में बात करेंगे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बारे में, या श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में बात करेंगे। तो ये बात है थोड़ी सी पुरानी, जिसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है इसका आंसर और इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। ठीक है, वह सूचना और प्रसारण मंत्री 1964 से 1966 तक रह चुकी थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री जब रही तो विदेश मंत्री होने का जिम्मेदारी भी अपने हाथ में रखी। साथ ही साथ वो परमाणु ऊर्जा मंत्री भी रही। है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा वो होगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी। साथ ही साथ देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में भी। श्रीमती जयललिता जी, जयललिता जो थी वो एक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी और बहुत टाइम तक जो है मुख्यमंत्री रही है। सोनिया गांधी जी के बारे में आप जानते हैं कि सोनिया गांधी जो है राजनीतिक मंत्री हैं और राजनीतिक नेता हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से रिलेशन रखती है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी जो है ये भारत की जो है पहली जो है महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस पंचवर्षीय योजना की किस उदारकरणीय सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाया गया? पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करते हैं पहले। पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं? तो पंचवर्षीय योजनाएं कैसे लगाते थे? जब भारत आजाद हुआ, हमारे भारत देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 के बाद। उसके बाद ये देखा गया कि देश में बहुत ही विभिन्न समस्याएं हैं। उन समस्याओं को देखकर ये बात देखी गई कि हम इन समस्याओं को कैसे सुलझाएं। तो हर एक समस्या को उन्होंने ऐसा करा कि इस पे हम जो है 5 इयर्स प्लानिंग लेके आएंगे, पंचवर्षीय योजना कि पहले 5 साल एक जैसे दुग्ध के लिए काम करें कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, खेती पर ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे ही करते करते उन्होंने देखा कि उदार करनी है, सही राजकोषीय आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक दृष्टि से किस तरीके से कब किया गया। तो ऐसी कौन सी परियोजना थी, कौन सी पंचवर्षीय परियोजना थी जिसमें आपके आर्थिक सुधार पर ध्यान दिया गया? तो वो योजना थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें आपके आर्थिक सुधार पर ध्यान दिया गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन इसमें यह आ सकता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लगाई गई थी? तो ये 1990 में स्टार्ट हुई थी और पंचवर्षीय योजना को अगर आप काउंट कर लेंगे 5 साल लगाएंगे तो 1995 में इसका खत्म हुई थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के इन राज्यों में से किस राज्य की 2 राजधानी है? भारत के क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है और पूछा है इन राज्यों में से, राज्य और केंद्र शासित राज्य, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत ही अलग अलग बातें हैं। राज्य क्या होते हैं और केंद्र शासित राज्य क्या होते हैं? राज्य वो होते हैं जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं, जहां पर जो है केंद्र का शासन नहीं होता है, वहां पर इलेक्शन होते हैं, पूरी वोटिंग होती है। और केंद्र शासित राज्य वो होते हैं जहां पर सेंटर की भूमिका होती है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो जिसकी 2 राजधानियां हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, ठीक है। उत्तराखंड की क्या है? देहरादून है। तो हम ऐसे ही देखते हैं ऐसे कौन सा राज्य है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो है सर्दियों की राजधानी है वो क्या है? वो है शिमला। और गर्मियों की राजधानी क्या है? तो गर्मियों की राजधानी की भी बात करते हैं। गर्मियों की राजधानी है ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और शीतकालीन धर्मशाला है। तो ग्रीष्मकालीन शिमला इसलिए रखी गई है क्योंकि शीतकालीन में शिमला बहुत ज्यादा जम जाता है, इसलिए ग्रीष्मकालीन जो को रखा गया है शिमला और शीतकालीन में रखा गया है धर्मशाला। यही अगर हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है यहाँ का, लेकिन जम्मू एक कश्मीर जो है केंद्र शासित राज्य है। केंद्र शासित राज्य करके आएगा तो आप जम्मू कश्मीर का श्रीनगर लगाएंगे और शीतकालीन का जम्मू है। साथ ही साथ देख लेते हैं राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है। राजधानी हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजधानी आती हैं, आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से जितने भी जिले, जितने भी तुम्हारे राज्य हैं वो सीमा साझा करते हैं, उनकी राजधानी और उनके जो है साथ ही साथ कौन कौन से जिले जो है सीमा लगाते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए एसिड प्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर बनाया है। इस जैकेट का क्या नाम है? एक ऐसा मामला है, कभी अगर मान लो कहीं दंगा हो जाता है, दंगा फसाद हो जाता है, उसमें महिला पुलिसकर्मियों को सरकार ने पूरी तरीके से सुरक्षित करने का वादा किया है। साथ ही साथ एक ऐसी जैकेट बनाई है जो वो पहन लेंगे तो उनके ऊपर एसिड अटैक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी है जैकेट, का क्या नाम है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें से कोई आपको रीजनिंग नहीं करनी है, सीधे सीधे याद रखेंगे एसिड प्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर प्रज्वला। प्रज्वला का नाम याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, आपने इसको मनरेगा के नाम से याद करा होगा। इसका मतलब होता है 15 दिन के अंदर आपको जो है सरकार गारंटी देती है काम की, ठीक है। तो ये कब मतलब अधिनियम किया गया है, इसके बारे में पहले देखते हैं क्या है। इसका आंसर तो 2005 है। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार जो है वो हमारा 2005 में अधिनियम किया गया था। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। इस नियम में क्या है, पहले बात कर लेते हैं कि इस अधिनियम का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि गांव का विकास हो, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस रोजगार योजना का नाम रखा गया है। भारत में एक श्रम कानून है, उस श्रम कानून में क्या है कि सभी को जो है आप क्या देंगे? आप रोजगार देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 2005। नेक्स्ट देखते हैं। पुलिस, रेलवे पुलिस व ग्रामीण पुलिस सहित विषय किससे संबंधित है? पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्रामीण पुलिस, ये जो भी पुलिस होती है इनको राज्य सरकार लगाती है कि राज्य सरकार का यह हक होता है कि आप अपनी कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से रखें। तो ये सब राज्यों के विषय में आता है। पुलिस, कानून, रेलवे जिस भी राज्य में होगा वो राज्यों के बारे में आएगा। क्या होती है सूची, क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कुछ सूची होती हैं उनमें कुछ विषय होते हैं। जैसे देखा जाए कि मान लो कि आपके पास कुछ सब्जेक्ट है, उनके कुछ विषय हैं, 10 विषय आपके एक सब्जेक्ट के हैं, 10 विषय आपके दूसरे सब्जेक्ट के हैं,
तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके उसको पे काम करना आसान हो जाता है। इसी तरीके से केंद्र और राज्यों ने अपने अपने कानून को, अपने अपने विषयों को अलग कर दिया है। तो ये पुलिस का विषय किसके पास जाता है? राज्य के पास जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागरीय जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में होता है? खनिज लवण, लवणों की बात करते हैं। लवण क्या होते हैं? तो लवण क्या होते हैं? जो कि जिनमें जो है आपके सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, ये सब जो होते हैं ये लवण होते हैं। लवण का नाम दिया जाए इसमें, जैसे नमक, नमक क्या है? एक तरीके से नमक है। तो कहते हैं महासागरीय जल की किस तरीके की क्वालिटी होती है, कैसा लगता है? वो खारा लगता है। खारा होने के लिए उसमें क्या होता है? तो आप थोड़ा सा सोचेंगे कि हमारा जो घर पे यूज होता है नमक, वो कहाँ से आता है? वो आता है सागर से आता है। गांधी जी ने क्या करा था? दांडी यात्रा करी थी, दांडी यात्रा करके समुद्र के किनारे नमक बनाया था। तो नमक का साइंटिफिक नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को NaCl, Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस किस तारीख को मनाता है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश को स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला नाम जो संयुक्त प्रांत था। ठीक है, तो ऐसा कौन सा दिवस है जब जिस दिन जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी बातें। उत्तर प्रदेश हर साल 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब होता है? 24 जनवरी को होता है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। उत्तर प्रदेश को स्थापित हुए कितने वर्ष हो गए हैं? 75 वर्ष हो गए हैं। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश को स्थापित हुए कितने वर्ष हो गए हैं? 75 वर्ष हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है? हिंदी। उत्तर प्रदेश की भाषा क्या, राजभाषा क्या है? हिंदी। और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत के नाम को बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। पहले नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का प्रारंभिक नाम क्या था पहले में, जब उत्तर प्रदेश की स्थापना नहीं हुई थी? पहले नाम इसका था संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2017 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस घोषित किया। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये हमारे श्री राज्यपाल राम नाईक द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के चलते 24 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक लखनऊ, दिल्ली और नोएडा में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हर वर्ष जो है दिल्ली, नोएडा और लखनऊ में जो है कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस से रिलेटेड होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे कोई हिमालय पर ऊंचा चढ़ता है तो तापमान कैसा होता है? आप सभी मैदानों में रहते हैं, जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं, कहीं भी रहते होंगे, हिमालय पर नहीं रह रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें थोड़ा प्लीजेंट मौसम चाहिए होता है, अच्छा मौसम चाहिए होता है, हम क्या करते हैं? नैनीताल भागते हैं, देहरादून भागते हैं, मंसूरी भागते हैं, पहाड़ों पर भागते हैं। क्यों भागते हैं? ताकि हमारा जो तापमान हो थोड़ा सा कम हो जाए और हम थोड़ा सा एंजॉय कर सके। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या मिलेगा? कम मिलेगा। और हवा का दबाव क्या होगा? वो ज्यादा होता जाएगा, ऑक्सीजन कम होती जाती है। तो इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन है, जैसे जैसे कोई हिमालय पर ऊंचा चढ़ता है तो तापमान क्या करेगा? कम हो जाता है। बढ़ता थोड़ा ना है, सीधे कम होता जाएगा। बिल्कुल आप बिल्कुल ऊपर ही चले गए, लेह लद्दाख पहुंच गए तो 0 डिग्री भी हो जाएगा सर्दियों में। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? कि मतलब ये पूछा कि गणतंत्र लोगों का राज्य है, ऐसा कहां किस देश के राष्ट्र से लिया गया? तो ऐसी बात कही है, फ्रांस से ली गई है कि गणतंत्र है, हम सभी कैसे हैं? गणतंत्र राष्ट्र है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, अक्षय ऊर्जा कैसे, मतलब सौर ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। ये सौर ऊर्जा के जो महानिदेशक हैं वो कौन है अभी? तो फ्रांसिस्को ला कैमरा जो है हमारे, जो है इसके महानिदेशक हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या बातें आ सकती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सही उत्तर आप जान चुके हैं कि फ्रांसिस्को ला कैमरा है इसका आंसर। ये एक कैसी सहयोग है? सहयोग मतलब कमेटी है
जो अग्रिम ज्ञान की सुविधाजनक बनाने और नवीनीकरण ऊर्जा के दत्तक और स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। आप सभी जानते हैं कि अब आने वाला युग जो है किसका है, सेमीकंडक्टर का युग है। सेमीकंडक्टर का क्या युग है, सौर ऊर्जा पर हम निर्भर होते जा रहे हैं। हमारी जो है पेट्रोल, कोयले और ये जो डीजल की क्षमताएं थी, इनको हम कम करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पर्यावरण को बचाना है। तो अब हम ऐसी एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी बनाई गई, ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी बनाई गई है जो ये काम कर रही है कि इन चीजों को बढ़ावा दिया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए। हम जो है परंपरागत तरीकों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम कोयले पर निर्भरता हम अपनी खत्म कर देते हैं। लाइट बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सोलर ऊर्जा का पैनल लगाने पर वो आपको पैसे देती हैं, ठीक है। तो कैसे क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या है, फ्रांसिस्को लैक कैमरा। नेक्स्ट देखते हैं, मुरादाबाद किस काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तकला उद्योग में खुद के लिए एक जगह बना चुका है। मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस एकेडमी भी है यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग भी मुरादाबाद में होती है। तो अभी आप सभी जब पुलिस में चले जाएंगे तो आपको जो है मुरादाबाद जिला मिल सकता है। तो मुरादाबाद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मुरादाबाद आजादी के टाइम से भी जो है बहुत ही अच्छा जिला रहा है। उसको पुराना जिला है। और उसके बारे किस चीज के बारे में बात करी जाएगी, तो मुरादाबाद हस्तकला उद्योग में बहुत आगे रहा है। और ऐसी कौन सी हस्तकला है जिसने मुरादाबाद का नाम आगे करके लाया है, तो वो नाम है पीतल। पीतल नगरी भी इसको बोला जाता है। मुरादाबाद के जैसे सरनेम होते हैं ना, इसी तरीके से जैसे बरेली का है सुरमा नगरी, इसी तरीके से मुरादाबाद का नाम पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय प्रकार की याचिका रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, पहले हम बात करते हैं रिट क्या होता है, याचिका क्या होती है। सर्वोच्च न्यायालय किसी से याचिका नहीं करता, याचिका जारी करता है कि मैं अपने कानून को जो है लगा रहा हूं, मैं अपने इस अधिकार को यूज करता हूं। लेट कर लेते हैं, सोच लेते हैं एक बार को कि आपके पास 5 तरीके की शक्तियां हैं, ठीक है। या फिर मैं ये मान लेता हूं कि आपके किसी 5 बैंक में अकाउंट है और सब 5 बैंकों के अकाउंट में आपके पास 10-10 हजार रुपए पड़े हुए हैं। आपको बोला गया है कि आपको किसी एक जगह पर इसी बैंक में से पैसा निकालना है। कि अगर आपके पास मान लो कि आपके पास कोई भी चीज, आपको बुक खरीदनी है, तो आपको 1 नंबर अकाउंट में से पैसा निकालना है। आपको अगर अपने ऊपर खाने पीने के लिए करना है तो 2 नंबर से निकालना है या 3 नंबर से निकालना है, ऐसे करके। तो सर्वोच्च न्यायालय की भी शक्तियां होती हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब जिस भी अधिकार का हनन होता है उसी के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। रिट क्या होता है, आदेश देता है कि मैं ये आदेश देता हूं। सर्वोच्च न्यायालय खुद को कानून मानता है उस समय, और ये सरकार को निर्देश देता है। सरकार को क्या कह देगा, निर्देश देता है कि आप जो है अपने यहाँ के नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कीजिए। तो वो क्या जारी करता है, रिट। और कितने तरीके की रिट होती है, 5 तरीके की रिट को जारी कर सकता है। देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय का एक लिखित आदेश है जो भारतीयों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचारों का आदेश देता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और थोड़ी कंडीशन इसकी है कि आप जो है मौलिक अधिकारों को ले सकते हैं, लेकिन कब, जब सैन्य रूल लगा हो, जब एक्सट्रीम कंडीशन, आपातकाल हो। अनुच्छेद 32 हमें यह बताता है कि आपके अगर किसी भी मौलिक अधिकारों का सरकार लेती है इन कंडीशंस को हटाकर, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं आपके अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख, अधिकार प्रण प्रच्छा, ये सब अधिकार जो है हमारे कौन देता है, सर्वोच्च न्यायालय हमें देता है। 5 प्रकार की याचिका को जारी कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्ण गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश राज्य था, आंध्र प्रदेश एक बड़ा राज्य होता। पहले कुछ बात कर लेते हैं कि ये पुनर्गठन क्यों किया जाता है, कैसे होता है, इस पे बात करते हैं। एक बड़ा राज्य था, अब उसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि मतलब उसकी कार्यकारिणी सदस्य जो है उसके कुछ पार्ट पर ध्यान दे पा रहे हैं, कुछ रह जा रहा है।
तो क्या करती है गवर्नमेंट, दिखती है सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि आप जो है शासन सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस पार्ट को जो है थोड़ा ब्रेक कर देते हैं और एक नया राज्य तैयार कर सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो राज्य बनाए गए थे। आप ये बताएंगे कमेंट में कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड किस वर्ष अलग हुआ था। ठीक है, यहां पर उसका वर्ष बताएंगे। तो यहां पर तेलंगाना राज्य बना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर, तो ये कब बना है? 2014 में तेलंगाना जो है नया राज्य बनकर तैयार हुआ और ये भारत का कौन सा राज्य था? 29वां राज्य था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन रचना थी? वैदिक युग जो था, वैदिक युग में वेदों की रचना हुई है और वेद हमारे किस में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऐसा बोला जाता है कि जितने भी वेद हैं हमारे, वो सभी संस्कृत में लिखे गए हैं और संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, मातृभाषा जननी संस्कृत को माना जाता है। और ऐसा बोलते हैं संस्कृत जो है हमारी वो देववाणी है और इसमें जो भी श्लोक लिखे गए हैं वो सब संस्कृत में लिखे गए हैं। और वो श्लोक कैसे हैं? जो देवों की स्तुति के बारे में बताते हैं कि देवों की किस तरीके से स्तुति करनी जाती है, जादू टोना के बारे में बताया गया, युद्ध कला के बारे में बताया गया, हर तरीके के बारे में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद में बताया गया। तो कितने वेद हैं? पहले 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इन वेदों के बारे में पूछा जाएगा कि म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा वेद है? सामवेद है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वेद सबसे क्वेश्चन में था कि सबसे प्राचीन रचना कौन सी थी वेद की, तो आपकी ऋग्वेद जो था वो सबसे पुराना है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद कौन से युग का है? तो वैदिक युग का है। वैदिक युग, वैदिक युग में ब्राह्मणों का युग था। ब्राह्मणों ने वैदिक युग में वेदों की रचना की और उसके अनुसार ही उन्होंने सब चीजें बताई हैं कि हमने जो है श्लोक लिख दिए हैं और इन श्लोकों का श्रवण करके आप जो है इसको अपने राज्य को बढ़ा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोछा दरगाह शरीफ स्थित है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कि कुछ फेमस प्लेस होगी, उनके बारे में पूछा जाएगा कि किछोछा कहां पर है? अंबेडकर नगर में। दरगाह है, दरगाह शरीफ है, कहां पर है? अंबेडकर नगर में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के व्यस्त मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा, यह किसने बयान दिया? ये जो स्वतंत्र भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, ये बोला गया ये तो ये मताधिकार से बनाएंगे। ठीक है, और कैसा मताधिकार होगा? वो व्यस्त नहीं, व्यस्क होगा। व्यस्क मताधिकार से बनाएंगे। और ये व्यस्क क्या होते हैं? यानी जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, 21 वर्ष जिनकी उम्र हो चुकी है और बिना किसी भारी हस्तक्षेप, अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं होगा, हम अपने संविधान को अपनी तरीके से बना लेंगे। तो यह बयान किसने दिया है? यह हमारे जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि हम जो है अपने संविधान को अपने आप ही बनाएंगे, किसी का हेल्प नहीं लेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। उन्होंने बयान दिया कि भारत का संविधान बिना किसी भारी हस्तक्षेप के व्यस्क मताधिकार के आधार पर बनाया जाएगा। यह बयान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी के लिए, किससे आजादी ली थी हमने? ब्रिटिश से आजादी ली थी। भारत के संघर्ष और एक लोकतांत्रिक और एक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। भारत की सरकार कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक होनी चाहिए, लोगों को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? प्रतिनिधि सरकार होनी चाहिए। हमारे सरकार के एक नेता होने चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले चंबल कटहल उत्सव के उत्तर प्रदेश के किस राज्य में बनाया गया? तो ऐसे कुछ उत्सव आते हैं जिनको डायरेक्ट याद करेंगे कि चंबल कटहल उत्सव पहली बार कब मनाया गया, कहां मनाया गया? तो ये इटावा में मनाया गया था। इसके बारे में देखते हैं क्या है। 18 जून 2022 को तक मनाया गया है। ठीक है, कैसा है, कहां का है? इटावा जिले के पंचनाड क्षेत्र में चंबल कटहल उत्सव को मनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? ऐसा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जिसमें वनों की मात्रा सबसे कम है, वन का सबसे वन आच्छादित प्रदेश नहीं है, उनमें वन आपको बहुत कम मिलेंगे। तो इसका आंसर है संत रविदास नगर। संत रविदास नगर में वन नहीं है। और पीलीभीत के बारे में आप जानते हैं, पीलीभीत में टाइगर रिजर्व भी है। कौन सा टाइगर रिजर्व है ये आप कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ ये बता देना चाहता हूं कि पीलीभीत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, पीलीभीत और लखीमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था नामक एक नई भूमिका, मतलब एक भूमि राज्य व्यवस्था तैयार की गई। अंग्रेज अपने हिसाब से कानून लेके आते थे, वो किसी भी टेंशन में नहीं फंसना चाहते थे, ऐसा नहीं करना चाहते कि मैं तुमसे पैसे मांगने जाऊं तो मुझे पैसे नहीं दे रहे हो। तो एक व्यवस्था लेके आए, महलवाड़ी या महालवाड़ी के नाम के से बोला है। कि क्या होती है ये व्यवस्था? इसमें क्या होता था कि गांव में एक व्यक्ति को चुन लिया जाता था जिसका ओहदा सबसे ज्यादा हो, और उसको बोलते थे कि आप हमें जो है 1 लाख रुपए, जितना भी वो क्वांटिटी मांगते होंगे, कि आप हमें जो है इधर से इतने रुपए जो है इस तारीख को देंगे। इस व्यवस्था को बोलते थे महालवाड़ी राज्य व्यवस्था कहते थे। भूमि का निरीक्षण करके, कि भूमि का निरीक्षण करेंगे कि भूमि की आपकी कितनी उपजाऊ है, और साथ ही साथ बता देते थे कि ये वाला किसान रामलाल जो है आपको जो है 10,000 देगा, अगले वाले की भूमि अच्छी है तो वो आपको 15,000 रुपए देगा। साथ ही साथ जब आपके पैसे इकट्ठे हो जाए, आप एक मोटा सा अमाउंट बना के हमारे यहाँ को आके दे जाना। तो ऐसी व्यवस्था लाने वाले कौन थे? वो थे आपके हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी ने जो है ये महलवाड़ी व्यवस्था को नियुक्त किया था। देखते हैं नेक्स्ट। मानव तस्करी बिल किस वर्ष अधिनियम किया गया? मानव तस्करी, मानव तस्करी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि गुमशुदा की तलाश, कई बार रोडवेज या फिर रेलवे पे देखा होगा कि एक पर्चे छपे होते हैं कि इतना वर्ष का बच्चा गायब हो गया, महिला गायब हो गई। तो कई बार ऐसा होता है वो मिलता ही नहीं है। तो ये मानव तस्करी की जाने वाली बहुत बड़ी घटनाएं हैं। इनमें क्या होता है कि मानव को लेकर किसी भी इंसान को किडनैप कर लेते हैं, लेके चले जाते हैं, और उनके ऑर्गन्स को निकालकर, उनके अंगों को निकालकर बेच देते हैं, या उनको किसी अमानवीय कृत्यों में लगा दिया जाता है कि आप जो है आज से ये काम करेंगे, श्रम में लगा दिया, कारखानों में लगा दिया। तो ये एक नियम लेके आई सरकार, उसमें ये बोला गया कि मानव तस्करी करना एक कानूनन अपराध है। यदि करता हुआ ऐसा वो पाया गया तो उससे उस पर दंडनीय अपराध होगा, उस पर जुर्माना लगेगा और उसमें 10 साल की सजा मिलेगी। तो ये नियम कब आया है? 2018 में आया, जिसमें आप किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन में सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? मतलब सारथी मोबाइल ऐप बनाने वाली इनमें से आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई एंड ट्राई, इनमें से कौन है जिन्होंने सारथी ऐप लॉन्च किया? तो सारथी ऐप हमारी सेबी ने लॉन्च किया। ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, और इसके बारे में यह बोला गया कि यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सारथी ऐप लॉन्च कर दिया है। और साथ ही साथ इस मोबाइल ऐप में ये कब लॉन्च हुए, कहां हुआ है? मुंबई में लॉन्च हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशन के मुख्य उद्देश्य निवेशकों को शिक्षित करना है। क्या है? शिक्षित करना है। जैसे हमारा ये जो बैंकिंग ऐप आया है, ठीक है, बैंकिंग बीम्स का जो ऐप आया हमारा, बैंकिंग बीम्स का, ठीक है, तो हमारा हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि आपके एग्जाम को जो है बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कराई दिया है, आपको जानकारी हो कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने क्या किया है, जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसी तरीके का सेम पैटर्न के मॉक टेस्ट बनाए हैं, और वो आपके लिए बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर दिए। इसी तरीके ये सारथी ऐप ने क्या किया कि अपने वो मॉक बना देते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और हमने ये आपके लिए मोबाइल का ऐप लॉन्च कर दिया। तो आप भी हमारी उस मोबाइल ऐप को जो है आज डाउनलोड करके देखिएगा कि किस तरीके से आपकी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु, तो गंगा की डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। गंगा की डॉल्फिन कहां पाई जाएगी? गंगा में ही पाई जाएगी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। ऐसे याद रखेंगे, राष्ट्रीय सिंबल जितने भी हैं, चाहे वो पुष्प हो, एक लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पुष्प, पशु, ध्वज,
ऐसे रिलेटेड राष्ट्रीय गान, ये जितने भी हैं, इनसे रिलेटेड जो भी मैं लिस्ट होगी मैं आपको एक बार प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, उसको आप याद कर लिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय नौसेना के किस स्थान पर पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? एंटी शिप मिसाइल क्या होती है? जो शिप से प्रोवाइड की जाती है और उसका लॉन्चिंग कहां होगा? एक शिप से होगा। वो अपने शिप को दूसरी आने वाली मिसाइलों से बचाता है। एंटी शिप मिसाइल का कार्य यही होता है कि वो अपने आपके शिप की रक्षा करता है। तो भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर करा है इसके बारे में देख लेते हैं कि विशाखापट्टनम में किया। भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी रूप से, सबसे खास बात इसकी है कि हमने किसी की हेल्प नहीं ली है, इसमें खुद बनाई है, पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। साथ ही साथ इस मिसाइल का उद्देश्य यह है कि हमारी सुरक्षा को बढ़ाना। आपने देखा होगा कि हमारा भारत जो है अब स्वैच्छिक होता चला जा रहा है कि हम जो है अब किसी की हेल्प नहीं लेते हैं और अपने आप ही करते चले जा रहे हैं। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया गया? पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 72 के अनुसार जोड़ी गई है। और इस पंचायती राज में क्या है कि पंचायती चुनाव होंगे और वो चुनाव कौन कराएगा? तो ये पंचायत जो है ये राज्यों का विषय है। मैंने बताया था कि राज्य सूची और केंद्र सूची होती है, तो ये राज्यों के एक विषय में राज्यों के जो एक सब्जेक्ट है राज्यों का, उसमें पंचायती भी आती है, ये पंचायत व्यवस्था भी आती है कि राज्य चुनाव कराएगा किसका? पंचायत का, ग्राम प्रधान, ग्राम सेवक जो भी होते हैं। तो इसलिए किसका अधिकार है? पंचायत राज्य चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो पंचायत चुनाव कराएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, भारत की जो सेंटर गवर्नमेंट है इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो होगा कौन लेके आएगा? जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो विपक्ष लेके आता है, अपना पक्ष तो लेके आएगा नहीं। तो सबसे सीधा क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आएगा? देख लेते हैं। सब में इस क्वेश्चन में ऐसे करते हैं, इससे एलिमिनेशन करते हैं कि इसमें कहाँ विपक्ष आ रहा है। तो यहाँ आ रहा है लोकसभा में विपक्ष सबसे बड़े दल द्वारा। जब आपके पास राइट होगा, आप विपक्ष में हैं, लेकिन आपके पास सबसे ज्यादा सांसद भी तो होने चाहिए। आप ऐसे तो किसी पे भी मतलब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगा सकते। आपके पास वोटिंग राइट ज्यादा होने चाहिए कि आपके पास 2/3 होंगे तभी लगेंगे। तो कौन करेगा? विपक्ष में बैठे हुए जो अपोजिट पार्टी है वो करेगी अविश्वास प्रस्ताव पास। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023 से 24 में किसके लिए 83 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है? तो ऐसा किस चीज के लिए किया गया कि 83 करोड़ रुपए? बजट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बजट इनमें से इतना रुपया किसके लिए किया गया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ स्वयं सहायता समूह के लिए 83 करोड़ रुपए का सुझाव दिया गया है। मतलब क्या बोला गया है कि महिलाओं की सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के हाथ में बंदूकें या तलवार या डंडे दे दिए जाएंगे। उनकी आर्थिक सुरक्षा को देखा जाएगा कि उनको आर्थिक सुरक्षा कैसे हो। महिलाओं को स्किल सिखाई जाएंगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप सिलाई, बुनाई, कढ़ाई ये सब कीजिए, या फिर अपने सेंटर में बुला के उनको ये बोला जाएगा आप कंप्यूटर सीखिए, सब चीज सीखिए। तो ये किसके लिए लगाया गया है? तो महिला सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये 83 करोड़ रुपए महिलाओं को प्रोवाइड करे हैं कि आप जाके महिलाओं की सशक्तिकरण पे लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। साथ ही साथ क्लास को लगातार देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। ऐसी इसी तरीके के बेहतरीन मटेरियल मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।